चैप्टर 61 परछाइयां। काले बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया था। तेज हवा महल की खिड़कियों से टकरा रही थी। देवांश स्टडी में खड़ा मुंबई का डिजिटल मैप देख रहा था। विक्रम सामने खड़ा था। बॉस, महेंद्र के 3 ठिकानों का पता चला है। देवांश ने स्क्रीन से नजर नहीं हटाई। तीनों पर नजर रखो, कोई हमला नहीं करेगा। अभी नहीं। विक्रम हैरान हुआ। लेकिन बॉस, देवांश उसकी तरफ मुड़ा। शिकारी कभी शिकार के पीछे भागता नहीं, उसे बाहर आने पर मजबूर करता है। उसी समय महल के लंबे कॉरिडोर में मायरा किताबों का एक डिब्बा उठाकर लाइब्रेरी की तरफ जा रही थी। डिब्बा भारी था। चलते चलते उसका संतुलन बिगड़ गया। तभी सामने से देवांश आया। उसने बिना कुछ कहे डिब्बा उसके हाथ से ले लिया। मायरा ने तुरंत कहा, मैं खुद उठा सकती हूं। देवांश ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, रास्ता रोको मत। वह डिब्बा लेकर लाइब्रेरी के अंदर चला गया। मायरा उसके पीछे पीछे पहुंची। देवांश ने डिब्बा मेज पर रखा। बस इतना कहा, यहीं रखना था, और बिना उसकी तरफ देखे बाहर निकल गया। मायरा उसे जाते हुए देखती रही। मन ही मन बोली, ये आदमी समझ क्या रखता है खुद को? कभी मदद करता है, कभी ऐसे बात करता है जैसे मैं हूं ही नहीं। दूसरी तरफ शहर के बाहर एक पुरानी मिल। अंधेरे कमरे में महेंद्र सिंघानिया बैठा था। एक आदमी घबराकर अंदर आया। सर, देवांश ने हमारे 3 अड्डों पर अपने लोग बिठा दिए हैं। महेंद्र मुस्कुराया। अच्छा, मतलब वो सीख रहा है। उसने मेज पर रखा शतरंज का घोड़ा आगे बढ़ाया। अब उसकी अगली चाल मैं तय करूंगा। उसी समय महल। आर्यन और कबीर बालकनी में खड़े नीचे देख रहे थे। आर्यन मुस्कुराया। एक बात समझ नहीं आती। कबीर ने पूछा, क्या? हमारा भाई लड़की से 2 मिनट बात नहीं करता, लेकिन दिन में 5 बार उसके सामने जरूर आ जाता है। कबीर हंस पड़ा। और लड़की सोचती होगी, जानबूझकर पीछे पड़ा है। दोनों हंस ही रहे थे कि पीछे से ठंडी आवाज आई, तुम दोनों के पास कोई काम नहीं है। दोनों एकदम पलटे। देवांश खड़ा था। आर्यन ने तुरंत बात बदल दी, काम ही कर रहे थे, बस मौसम देख रहे थे। देवांश ने एक नजर दोनों पर डाली, फिर बोला, 5 मिनट में वॉर रूम। महेंद्र की पहली गलती उसकी आखिरी होगी। देवांश आगे बढ़ गया। आर्यन ने लंबी सांस छोड़ी। ये आदमी हंसता कम है, डराता ज्यादा है। कबीर मुस्कुराया। इसीलिए तो देवांश चौहान है। महल के बाहर बिजली आसमान को चीरती हुई चमकी, और कहीं दूर एक नई साजिश जन्म ले चुकी थी। चैप्टर 62 टकरा। महल का लंबा कॉरिडोर। मायरा हाथ में कुछ फाइलें लिए तेजी से चल रही थी। उसका मन पहले से ही खराब था। न जाने कब इस कैद से छुटकारा मिलेगा। वह बड़बड़ाई। उसी समय सामने से देवांश आता दिखाई दिया। काले कपड़े, जेब में हाथ, चेहरे पर वही ठंडा गुस्सा। उसके पीछे विक्रम, आर्यन और कबीर चल रहे थे। चारों किसी गंभीर बात में व्यस्त थे। मायरा ने मन ही मन कहा, फिर आ गया। वह जानबूझकर रास्ते के एक किनारे हट गई। देवांश ने उसकी तरफ देखा तक नहीं।
बिना रुके, बिना कुछ बोले उसके पास से निकल गया। मायरा कुछ पल के लिए हैरान रह गई। अजीब आदमी है। उधर आर्यन ने धीरे से कबीर के कान में कहा, यही है। कबीर ने सिर हिलाया। हाँ। आर्यन मुस्कुराया। भाई की कैदी। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि देवांश के कदम रुक गए। उसने बिना पीछे मुड़े कहा, आर्यन। आर्यन सीधा हो गया। अगर बेकार की बातें खत्म हो गई हो तो वो रूम में आओ। जी भाई। कबीर हंसी रोकने लगा। वो रूम। मुंबई का बड़ा डिजिटल मैप सामने था। देवांश ने एक जगह उंगली रखी। महेंद्र के लोग आज रात यहीं मिलेंगे। विक्रम बोला, हम हमला करें? देवांश की आंखों में ठंडी चमक उतर आई। नहीं, उन्हें लगना चाहिए कि वो जीत रहे हैं। शिकार जितना बेफिक्र होगा, वार उतना गहरा होगा। उसी समय एक गार्ड भागता हुआ अंदर आया। बॉस, महल के पिछले हिस्से में एक संदिग्ध आदमी पकड़ा गया है। देवांश ने बिना एक सेकंड गवाए कहा, जिंदा है? जी। उसे नीचे ले जाओ। मैं आता हूं। देवांश मुड़ा और बाहर निकल गया। उसकी चाल देखकर आर्यन मुस्कुराया। अब किसी की शामत आने वाली है। कबीर ने ठंडी सांस भरी। जिसने भी महल में घुसने की हिम्मत की है, आज वो देवांश चौहान का असली चेहरा देखेगा। चैप्टर 63 शिकार। रात। मुंबई पोर्ट। चारों तरफ कंटेनर, समुद्र की तेज लहरें और घना अंधेरा। एक काली एसयूवी धीरे धीरे आकर रुकी। दरवाजा खुला। देवांश नीचे उतरा। काले सूट में, जेब में हाथ, चेहरे पर वही बर्फ जैसी खामोशी। उसके पीछे विक्रम, आर्यन, कबीर और लगभग 30 हथियारबंद लोग। विक्रम धीरे से बोला, बॉस, खबर पक्की है। महेंद्र का दाहिना हाथ यहीं आने वाला है। देवांश ने सिर्फ एक शब्द कहा, जिंदा। विक्रम समझ गया। आज किसी को मारना नहीं, जिंदा पकड़ना है। दूसरी तरफ काले कपड़ों में लगभग 20 लोग कंटेनरों के बीच से निकल रहे थे। उनका लीडर राघव, महेंद्र का सबसे भरोसेमंद आदमी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज वह खुद शिकार बन चुका है। अचानक धाय, एक गोली हवा में चली। राघव चौंक गया। चारों तरफ से स्पॉटलाइट जल उठी। पूरा पोर्ट रोशनी से भर गया। राघव ने घबराकर इधर-उधर देखा। हर कंटेनर के ऊपर देवांश के स्नाइपर खड़े थे। भागने का कोई रास्ता नहीं था। धीरे धीरे देवांश अंधेरे से बाहर आया। उसके कदमों की आवाज पूरे पोर्ट में गूंज रही थी। राघव ने पहली बार उसे सामने देखा। चेहरा पीला पड़ गया। देवांश चौहान। देवांश उसके सामने आकर रुक गया। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। महेंद्र कहाँ है? राघव हंस पड़ा। तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। देवांश ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा इशारा किया। अगले ही पल विक्रम और कबीर ने राघव को पकड़ लिया। उसके सारे हथियार जमीन पर गिर चुके थे। राघव चिल्लाया, छोड़ दो मुझे। देवांश उसके बिल्कुल सामने झुका। धीरे से बोला, चीखो मत, अभी तो सवाल शुरू हुए हैं।
उसी समय महल मायरा अपनी खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर काले बादलों को देख रही थी। उसे बिना वजह बेचैनी हो रही थी। वह धीरे से बोली, आज कुछ बहुत बुरा होने वाला है। फिर पोर्ट राघव की जेब से एक छोटा सा सैटेलाइट फोन बजने लगा। स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम चमक रहा था, MS। देवांश ने स्क्रीन की तरफ देखा। उसकी आंखों में खतरनाक चमक उतर आई। उसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से एक भारी शांत आवाज आई, बहुत करीब आ गए हो देवांश। लेकिन शतरंज का राजा कभी खुद सामने नहीं आता। देवांश के होठों पर हल्की खतरनाक मुस्कान आई। अब आएगा, क्योंकि इस बार मैं उसे खींचकर बाहर लाऊंगा। कॉल कट गई। पूरा पोर्ट फिर सन्नाटे में डूब गया। देवांश ने राघव की तरफ देखा। इसे महल ले चलो। आज 15 साल पुराने झूठ की पहली दीवार टूटेगी। चैप्टर 64 पहली दरार। चौहान रॉयल पैलेस। महल के सबसे नीचे एक पुराना अंधेरा कमरा, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था। राघव कुर्सी से बंधा हुआ था, हाथों में हथकड़ी, चेहरे पर चोट के निशान, लेकिन आंखों में अब भी अकड़ थी। दरवाजा खुला। ठक ठक। देवांश अंदर आया। उसके पीछे विक्रम, आर्यन और कबीर। कमरे में सन्नाटा छा गया। देवांश राघव के सामने आकर रुका। महेंद्र कहाँ है? राघव हंस पड़ा। तू कभी नहीं पहुंच पाएगा उसके पास। देवांश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने जेब से एक पुराना लॉकेट निकाला। वही लॉकेट जिसके लिए इतने लोग मर चुके थे। उसने लॉकेट राघव की आंखों के सामने लहराया। इसे पहचानता है? राघव का चेहरा एक पल के लिए उतर गया। देवांश की नजरें तेज हो गईं। उसने वह बदलाव देख लिया था। मतलब पहचानता है? राघव फिर संभल गया। नहीं। अचानक धड़ाम। देवांश ने पास रखी लोहे की मेज पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि मेज कांप उठी। आर्यन और कबीर भी चुप हो गए। देवांश की आवाज पूरे कमरे में गूंजी। झूठ मुझसे मत बोल। राघव पहली बार घबराया। उसी समय महल की दूसरी मंजिल मायरा कमरे में चुपचाप बैठी थी। उसने नीचे से आती हल्की आवाजें सुनी। वह खिड़की तक गई। दूर आंगन में आर्यन और कबीर के कुछ आदमी हथियार लेकर भागते दिखाई दिए। मायरा मन ही मन बोली, फिर क्या होने वाला है? नीचे देवांश ने राघव की कुर्सी के पास झुककर कहा, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। या तो सच बोलो, या फिर महेंद्र तुम्हें मरवा देगा। राघव ने पहली बार सिर उठाकर देवांश को देखा। उसकी सांसें तेज हो गईं। कुछ सेकंड पूरा कमरा शांत रहा। फिर राघव धीरे से बोला, तुम्हें सच चाहिए। देवांश की आंखें सिकुड़ गईं। बोल। राघव कांपती आवाज में बोला, 15 साल पहले अर्जुन कपूर ने। वह आगे कुछ कह पाता, तभी धाय। गोली की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। राघव की आंखें फैल गईं। उसके सीने से खून बहने लगा। सब चौंक कर पीछे मुड़े। कमरे की छोटी वेंटिलेशन ग्रिल के बाहर एक स्नाइपर की परछाई एक पल को दिखाई दी और अगले ही पल गायब हो गई। विक्रम चिल्लाया, स्नाइपर।
आर्यन और कबीर हथियार निकालकर बाहर की तरफ दौड़ पड़े। देवांश ने घायल राघव को पकड़ा। राघव मुश्किल से सांस ले पा रहा था। उसने कांपते हुए देवांश का हाथ पकड़ा और सिर्फ 3 शब्द कह पाया, अस्पताल, कमरा 307। उसका हाथ ढीला पड़ गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। देवांश की आंखों में पहली बार गुस्से के साथ हैरानी भी थी। कमरा 307। आखिर वहां ऐसा क्या था जो मरते वक्त भी राघव बता गया। चैप्टर 65। 15 साल पुराना सच। अस्पताल। रात के 2 बजे काली एसयूवी अस्पताल के गेट पर आकर रुकी। देवांश बिना समय गवाए अंदर चला गया। उसके पीछे विक्रम, आर्यन, कबीर और हथियारबंद लोग। पूरा अस्पताल उनके कब्जे में आ चुका था। तीसरी मंजिल, कमरा 307। देवांश दरवाजे के सामने रुका। विक्रम ने धीरे से कहा, बॉस, अंदर कोई है। देवांश ने बिना कुछ बोले दरवाजा खोल दिया। कमरे में एक बूढ़ी औरत व्हीलचेयर पर बैठी थी। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। उन्हें देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, आखिर तुम आ ही गए। देवांश की भौहें सिकुड़ गईं। तुम कौन हो? औरत ने कांपते हुए कहा, मैं तुम्हारे पिता की पर्सनल सेक्रेटरी थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसने डायरी देवांश की तरफ बढ़ाई। इसमें सब सच लिखा है। देवांश ने डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर उसके पिता की लिखावट थी। अगर ये डायरी मेरे बेटे देवांश तक पहुंचे तो समझना, मुझे मेरे अपने दोस्त अर्जुन ने नहीं बल्कि महेंद्र सिंघानिया ने मरवाया है। देवांश का हाथ वहीं रुक गया। उसकी आंखें पहली बार स्थिर हो गईं। आर्यन और कबीर भी स्तब्ध थे। डायरी के अगले पन्नों में पूरा सच लिखा था। महेंद्र सिंघानिया दोनों परिवारों का बिजनेस हड़पना चाहता था। उसने नकली सबूत बनवाए, अर्जुन कपूर को फंसाया, देवांश के पिता की हत्या अपने लोगों से करवाई, फिर सारे सबूत अर्जुन के खिलाफ मोड़ दिए और मायरा के लॉकेट में उस रात की असली रिकॉर्डिंग छिपा दी गई। कमरे में गहरा सन्नाटा था। देवांश धीरे धीरे डायरी बंद कर देता है। उसकी मुट्ठियां कस जाती हैं। वह फुसफुसाया, 15 साल मैंने गलत इंसान से नफरत की। उसी समय अर्जुन कपूर के आईसीयू में हलचल मच गई। डॉक्टर बाहर भागते हुए आए। मिस्टर चौहान, मरीज को होश आ गया है। देवांश तेज कदमों से आईसीयू में पहुंचा। अर्जुन ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलीं। देवांश पहली बार उनके सामने चुप खड़ा था। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कांपते हुए कहा, मैं बेगुनाह था। देवांश ने कुछ पल उन्हें देखा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, मुझे सच मिल गया है। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसी पल अस्पताल की छत पर एक आदमी दूरबीन से यह सब देख रहा था। उसने फोन मिलाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, बोलो। वह बोला, सर, देवांश को सब पता चल गया। कुछ पल खामोशी रही। फिर पहली बार फोन पर महेंद्र सिंघानिया की हंसी सुनाई दी। अच्छा है, अब असली जंग शुरू होगी। उसने फोन काट दिया। दूर अस्पताल की छत पर खड़ा वह आदमी अंधेरे में गायब हो गया। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें
और दूसरी तरफ देवांश की आंखों में अब नफरत थी, लेकिन इस बार अर्जुन के लिए नहीं, महेंद्र सिंघानिया के लिए। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।